तो ये आपको पार्ट N4DR का आपको ये पार्ट 7 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे आपको राष्ट्र निबंध आपको 2017 का भाग 2017 का तीसरा निबंध पढ़ेंगे। राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो खाए घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांधे। घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांध। एक मिनट फिर से इसको देखिए यहाँ पे जो कहा गया घून देखिए घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखहर मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। देखिए घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है। फटी भीत है छत चूती है। आले पर बिस्तुइया नाचे। आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखहर मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। इसके बाद एक और यहाँ पे देखिए जो मुख्य बातें आपको है देखिए यहाँ पे एक खास बात जो कही गई है उसको थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए नागार्जुन की यह कविता आज से कई दशक पहले लिखी गई थी किसी बदहाल स्कूल को देखकर, किंतु अब भी यह बदहाली पूरी तरह दूर नहीं हुई। पुनः खाए सातिर एवं दुखहर मास्टर आज भी अधिकांश प्राइमरी स्कूलों का सच है। आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं हो गई है। किसी भी राष्ट्र के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ राष्ट्र की पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिसे भविष्य में राष्ट्र को चलाना होता है। निर्माण सुरक्षा नैतिक देखिए निर्माण सुरक्षा नैतिक तथा उत्पादन द्वारा कक्षाओं की यदि हम संकीर्ण रूप में न ले तो उसका विस्तार हर जगह देखा जा सकता है। परिवार समुदाय समूह सोशल मीडिया राजनीतिकों कलाकारों से हम हमेशा सीखते रहते हैं। वास्तव में यह चीज़ें भी विस्तृत कक्षाओं का स्वरूप रखती है चूँकि हम स्कूली कक्षाएँ इतने विस्तार से देखिए चूँकि हम स्कूली कक्षाएँ इतने विस्तार से समीक्षा की मांग करती है कि अपरिमित प्रश्न उठ सकते हैं। अतः हम स्कूली कक्षाओं से होने वाली राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया तक ही केंद्रित रहेंगे। प्राचीन भारत पूरी दुनिया में देखिए पूरी दुनिया में जगत गुरु के रूप में विख्यात था। उसी तरह से देखिए उसी वजह से वह सोने की चिड़िया रहा। उसी वजह से वह सोने की चिड़िया दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाएं प्राचीन भारत में सक्रिय थे। गुरुकुल तब शिष्यों से भरे होते तथा गुरु शिष्य संवादों द्वारा भारतीय ज्ञान विकसित होता था। भारतीय ज्ञान को उत्कर्ष प्रदर्शित करने और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है गुरु के समीप बैठना। भारतीय ज्ञान की विशिष्टता उसकी समग्रता में है, उसके खुलेपन में है। जब तक संवादों के रूप में यह खुलापन बना रहा तब तक भारतीय सभ्यता उत्कर्ष बनी रही। जैसे जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों शैक्षिक संस्थाओं में गिरावट आई, भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हर ढंग से अवनति को प्राप्त होने लगा। भारत में याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि जैसे तमाम गुरु हुए जो शस्त्र एवं अशास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। इन गुरुओं की कक्षाओं अमीर एवं गरीब हर जगह के विद्यार्थी हुआ करते थे। चाणक्य जैसे गुरुओं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय कक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य तैयार किए जिन्होंने तत्कालीन भारत
भारत के भविष्य को आकार दिया। ठीक उसी समय यूनान भी सक्षम गुरुओं और शैक्षिक संस्थाओं से समृद्ध था। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे गुरु शिष्यों की तिकड़ी तो विश्वविख्यात है। यूनानी कक्षाओं गुणवत्ता की वजह से ही यूनानी सभ्यता को दुनिया भर में सम्मान मिल गया। स्पार्टक निवासियों को उनकी कक्षाओं में शारीरिक प्रशिक्षण अधिक दिया जाता था, जिसका परिणाम ही है कि आज भी दुनिया भर में स्पार्टा वीर सैनिकों एवं नागरिकों की विशेष सम्मान रखता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सभ्यताओं का उत्कर्ष उनकी शिक्षा व्यवस्था और फिर प्रकारांतर से उनकी शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर था। चीन की महान सभ्यता में शिक्षकों का चीन की महान सभ्यता में शिक्षकों का बहुत महत्व रहा है। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे हजारों शिक्षक वहाँ कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे हजारों शिक्षक वहाँ हुए उनकी वजह से थे। यहाँ एक मिनट देखिए कि यहाँ पे जो कहा गया आपको देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कन्फ्यूशियस और लाओ त्से हजारों शिक्षक वहाँ हुए था। उनकी वजह से ही चीन हजारों वर्षों तक विश्व में अपना अलग स्थान बनाए हुए है। किंतु यदि नोबेल विजेताओं किसी राष्ट्र की मेधा का पैमाना माने तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, MIT जैसे संस्थान बहुत आगे दिखते हैं। और यही वजह रही कि 18वीं शताब्दी से पश्चिम की पूरा बढ़त लेने की। हमारा दुर्भाग्य है कि हम तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा को मातृभाषा में सीखने से वंचित रहे हैं। यही वजह रही कि हमारे यहाँ उन मौलिक प्रतिभाओं की भारी कमी रही जो राष्ट्र के नवोन्मेष में नव प्रवर्तनकारी नीतियों क्रियाओं का समावेश कर सके। यदि औपनिवेशिक देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की होती तो ये भूख गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की स्थितियों से लेकर तीव्र गति से विकास कर रहे देशों की श्रेणी में आए थे। जापान, दक्षिण कोरिया एवं सिंगापुर जैसे एशियाई राष्ट्र यदि 20वीं सदी में विकसित राष्ट्र बने तो उसके पीछे मूल कारण शिक्षा की मजबूत परंपरा थी। सिंगापुर को ली युआन कुई ने शिक्षा का एक नया मॉडल दिया जो पूर्ववर्ती मलय मॉडल से ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। और स्वतंत्रता के यहाँ देखिए क्या कि स्वतंत्रता के कुछ ही सालों बाद सिंगापुर नव स्वतंत्र देशों के लिए एक मॉडल बन गया। इसके विपरीत भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देश औपनिवेशिक मॉडल से जकड़े रहे क्योंकि उनका सत्ताधारी वर्ग यही चाहता था उससे उनके विशेषाधिकार वर्षों तक बने रह सकते थे। भारतीय कक्षाएं अभाव और बदहाली का खुला दस्तावेज थी या फिर से भयंकर रूप से अनुकरण करने वाली संस्थाएं बन चुकी थी। वहाँ परंपरागत नैतिक अवधारणाओं का भी अभाव दिखता था क्योंकि शिक्षक को जिनके ऊपर हमारे पीढ़ी को तैयार करने का भार है या तो अनुत्पादक कार्यों में लगा दिया गया या फिर उससे अभावग्रस्ता का शिकार बना दिया। ऐसे लाखों शिक्षक होंगे जो 2-3 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर भारत की नई पीढ़ी को करने का काम संभाल रहे हैं। जिस देश के शिक्षक हम देखिए जिस देश के शिक्षक तनावग्रस्त, कुंठित एवं अभावग्रस्त हो उस देश की भावी पीढ़ी कैसे निकलेगी उसकी कल्पना ही डरा देने वाली है। आज यदि स्कूली बच्चों की गतिविधियों एवं भाषा व्यवहार का निरीक्षण करें तो हिल जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस लंपट पीढ़ी को तैयार कर लें। देश में उदारीकरण लागू होने के पश्चात स्थिति और खराब हुई क्योंकि भूमंडीकरण ने लोगों के भीतर आकांक्षाएं तो खूब जगह दी पर उन्हें पूरा करने का तंत्र कमजोर हुआ क्योंकि जिस शिक्षा प्रणाली पर उन आकांक्षाओं का भार तो वह सिर्फ डिग्री देने वाली मशीन भर रह गई। चरित्र निर्माण, कौशल विकास था स्वावलंबन जैसे तत्व तो गायब ही हो गए। जब तक हम शिक्षकों के पद 2 एवं तीसरे दर्जे के लोगों से भरते रहेंगे तथा उन्हें अभावग्रस्त एवं कुंठित बनाए रहेंगे तब तक हम अपनी कक्षाओं में ऐसे नागरिकों को प्रशिक्षित निर्माण प्रदान नहीं कर पाएंगे जिनके अंदर सकारात्मक नागरिकता बोध हो। फिनलैंड के शिक्षक अपने छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी की तैयार करते हैं पर हमारे यहाँ शिक्षा का जिंदगी से नाता ही कट गया है क्योंकि हम जिन चीज़ों को रटते दुहराते उनका आम आदमी की जिंदगी संभालने से कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया तर्क करने की क्षमता, कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया
कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया, तर्क करने की क्षमता, सामूहिकता तथा सामुदायिकता की भावना एवं समाज के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का विकास होता है। यही मूल आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में सीमेंट का कार्य करती है। सीमेंट का कार्य करती है। आज स्कैंडिनेवियन देश मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थान पर है, तो इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ की शिक्षा प्रणाली है। अभी भी वे इस प्रणाली में बदलाव करते जा रहे हैं। अभी भी वे इस प्रणाली में बदलाव करते जा रहे हैं तथा उसे और नमूनमेसी बनाने हैं। तो अब वे टीचिंग बाय सब्जेक्ट की जगह टीचिंग बाय टॉपिक प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं। इन देशों की कक्षा इसलिए अच्छे नागरिक इन देशों की कक्षाएं इसलिए अच्छे नागरिक कर पाते क्योंकि यहाँ शिक्षकों को सबसे अधिक वेतन मान दिया जाता है तथा वह देश का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। जहाँ पहले दर्जे की प्रतिभाएं शिक्षण के देखिए जहाँ पहले दर्जे की प्रतिभाएं शिक्षण की व्यवस्था से जुड़ी होती है तथा कक्षाओं को वित्तायुक्त एवं सक्षम बनाती, तब जबकि भारत में इसका ठीक उल्टा होता है। जहाँ शिक्षण की व्यवसाय में दुनिया में तीसरे दर्जे की प्रतिभाएं ज़्यादातर सामने आती है क्योंकि पहले एवं दूसरे दर्जे की प्रतिभा सामान्यतः डॉक्टर, इंजीनियर या फिर प्रशासनिक सेवाओं में चली जाती है। जब तक हम शिक्षकों के पद दुनिया में तीसरे दर्जे के लोगों से भरते रहेंगे तथा उन्हें अभावग्रस्त से कुंठित बनाए रहेंगे तब तक हम अपनी कक्षाओं में ऐसे नागरिकों को प्रशिक्षित का निर्माण पैदा नहीं कर पाएंगे जिनके अंदर सकारात्मक नागरिकता बोध हो। फिनलैंड के शिक्षक अपने छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी के तैयार करते हैं, पर हमारे यहाँ शिक्षा का जिंदगी से नाता ही कट गया है क्योंकि हम जिन चीज़ों को रटते दुहराते हैं उनका आम आदमी की ज़िंदगी संवारने से कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि भाषा ज्ञान गणितीय तार्किक भाषा ज्ञान गणितीय तार्किक भाषा ज्ञान गणितीय तार्किक क्षमता एवं सामूहिकता का विकास इत्यादि कक्षाओं में सिखाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। शांति निकेतन वन स्थल जैसे कुछ विशिष्ट संस्थाएं जहाँ शिक्षा के साथ साथ कौशल तथा कलात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। एक तरफ जहाँ वन स्थल से समक्ष महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी निकली है जिसने भारत निर्माण के काम में पूरी प्रतिभा से भाग लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन से इंदिरा गांधी, सत्यजीत राय और अमर सेन जैसे तमाम छात्र निकले जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतिहास बदलने का काम किया। लेडी श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दून कॉलेज, भारत के आईआईटी संस्थान, आईआईएम जैसे संस्थानों से आज भारत निर्माण हेतु सर्वाधिक संख्या में प्रतिभाएं निकल रही। यह भी सच है कि अधिकांश सरकारी विद्यालय और बड़ी संख्या में निजी स्कूल एवं कॉलेजों आदि में आजकल पढ़ाई के नाम पर सिर्फ परीक्षा का बोझ तथा तमाम जगहों पर सामूहिक नकल द्वारा इस बोझ को उतारा जा रहा है। हम बस अनुमान भर लगा सकते हैं कि सामूहिक नकल की भट्टी से निकले छात्र हमारे राष्ट्र एवं समाज के कितने योग्य होंगे। आज चीन, रूस और जापान से राष्ट्र जिस मजबूत राष्ट्रीय भावना के लिए जाने जाते हैं उसके पीछे उसकी शिक्षा प्रणाली भी है। लेकिन रूसियों, चीनी एवं जापानियों की आक्रामक राष्ट्रीयता को उनकी कक्षाएं आधार देती है। इनके विपरीत पश्चिम से प्रतिरोध के लिए मुस्लिम देशों की मदद से ज़्यादा प्रतिगामी तथा रूढ़िपंथी होते जा रहे हैं। इससे न केवल ये देश बर्बाद ही हो रहे हैं बल्कि दुनिया भर में कट्टर इस्लामी शिक्षा लेने वाले लोगों ने आतंक मचा रखा है। भारत भी उसका एक शिकार है। इसी मजहबी शिक्षा का ही परिणाम है कि वे आत्मघाती बमबाजी करके मासूम लोग जान लेने को धार्मिक कृत्य मानते हैं। वहाबी मदरसों में गढ़े जा रहे तालिबान हो या ISIS आतंकी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी सांप्रदायिक एवं धर्मांध शिक्षा से आतंकी ही निकल सकते हैं। बोको हराम, अलकायदा और तालिबान ये सभी ऐसे नराधम पैदा कर रहे हैं जिनके लिए मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं है। ये नरपिशाच वहाबी कक्षाओं में गढ़े जा रहे हैं। भारत भी उनके निशाने पर, पूरी दुनिया इनके कारनामों से हैरान है। पश्चिमी देशों में शरणार्थियों के रूप में गए लोग भी इन मजहबी शिक्षकों के प्रभाव में आकर आतंकी बनते जा रहे हैं या बन जा रहे हैं, इसके कारण ही दुनिया भर में शरणार्थियों एवं अप्रवासियों के खिलाफ दक्षिणपंथी हमले हो रहे हैं। जीवन गढ़ने वाली शिक्षा व्यवस्था यहाँ देखिए क्या कि जीवन गढ़ने वाली शिक्षा व्यवस्था की नकारात्मक इंतहा है कि ये आतताई आधुनिक शिक्षा प्रणाली का इसलिए विरोध करते हैं कि वे
तर्क के स्थान पर अंधश्रद्धा को ही अपना जीवन मूल्य बनाए रखना चाहते हैं। देखिए तुर्की में एर्दोगन धार्मिक व्यक्ति पूंजी के मूल्यों को एकीकृत करके उसे एक तानाशाही शासन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल पाशा जिस शिक्षा प्रणाली लागू करके तुर्की को एक आधुनिक देश बनाया था उसे पलट कर वे तुर्की को कट्टर इस्लामी देश बनाना चाहते हैं और वे हसन बन्ना जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप शिक्षा की देखिए हसन बन्ना जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप शिक्षा की शिक्षाओं को अपना रहे हैं। इस समय दुनिया स्पष्ट रूप से दो शैक्षिक खेमों में विभाजित है। एक खेम अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों का है जो आधुनिकतम शिक्षण मूल्यों को अपनाकर अपने निवासियों को अत्यंत आधुनिक मनुष्य बनाना चाहते हैं। तो दूसरा खेम उन वहाबी लोगों का जो 8वीं सदी के अखिल इस्लामवाद को पूरी दुनिया में रोक देना चाहते हैं। उसे वे जिहाद का नाम देते हैं तथा उनकी शिक्षा का उद्देश्य जिहादी तैयार करना होता है, मनुष्य नहीं। और फिर आगे हम देखें क्या कि आज दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत प्रभावी हो गया और वह बहुत तेज़ी से कक्षा की दुनिया को बदल रहा है। हम अपनी कक्षा में बैठकर पूरी दुनिया के शिक्षकों के संपर्क में रह सकते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ एक तरह कक्षाओं की क्षमता का विस्तार करता है, वहीं वह कक्षा अप्रासंगिक भी बना सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हमें लेक्चर्स के लिए कक्षाओं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब कक्षाओं की बजाय प्रतिभाएँ घर से ही गढ़ी जाने लगेगी, बस इसके लिए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। देखिए महात्मा गांधी, टैगोर, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान लोगों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचा। गांधी जी बुनियादी शिक्षा लेकर आए ताकि भारतीय लोगों की नैतिक बुनियाद को मजबूत करके उनके स्वावलंबन की शिक्षा दी जा सके उन्हें स्वावलंबन की शिक्षा दी जा सके। ऐसे ही असंख्य प्रयासों के फलस्वरूप ही देश की कक्षाओं से देश को गढ़ने वाली प्रतिभा निकली है। यह सच है कि सीखने के लिए कक्षाओं का विस्तार अपरिमित है, पर परिमित कक्षाएं भी कम महत्व नहीं है। वे वास्तव में राष्ट्र के भाग का निर्माण करती है। फिर देखिए क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुत ध्रुवीय विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा। देखिए यहाँ पे जो कहा गया एक तरफ देखिए यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा एक तरफ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस जैसी दो प्रमुख महाशक्तियों के मध्य उपजा वैचारिक संघर्ष था जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन एवं फ्रांस आदि देशों को अपने शीत संघर्ष छुटकारा पाने वाले विभिन्न नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। लेकिन नव स्वतंत्र राष्ट्र अभी अपनी इस नई दुनिया को संभालने में जुटे ही थे कि उनके सामने एक और बड़ी एवं विकट समस्या मुँह बाएं खड़ी थी। यह समस्या थी दुनिया का दो धर्मों में बंटना। ये दोनों धड़े न केवल व्यावसायिक स्तर पर विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे, बल्कि इनके बीच शक्ति को लेकर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। ऐसी स्थिति में नव स्वतंत्र देशों पर यह दबाव था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाए ताकि वह दूसरी महाशक्ति गुटों के प्रभाव से बच सके। देखिए यहाँ पर यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन नव स्वतंत्र देशों के पास सीमित संसाधन थे। इन्हें अपने विकास के लिए विकसित देशों से सहायता की आवश्यकता थी। देखिए यहाँ पर क्या कि ज़्यादातर राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हितकर मानते थे। शीत युद्ध के इस दौर में नव स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के सामने स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए या तो अमेरिकी जैसे पूंजीवादी महाशक्ति के साथ जुड़ जाए अथवा सोवियत संघ जैसे समाजवादी गुट में शामिल हो जाए। इसमें ये देखिए कहा गया क्या इसके अलावा ये राष्ट्र अभी स्वतंत्रता, स्वायत्त एवं प्रशासनिक स्तर पर शेषावस्था में, ऐसे में इनका किसी एक गुट में शामिल होना न केवल अपनी स्वतंत्रता को ही दांव पर लगाना था, बल्कि एक दृष्टिकोण से इन्हें अपने वैकासिक गतिविधियों को और दिमाग करना था। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने इन दोनों ही गुटों से निरपेक्ष रहने का फैसला किया।
इनका सीधा सा मतलब था ये राष्ट्र ना तो किसी एक पक्ष में थे, ना ही किसी के विरोध में थे। इन देशों ने इसे लेकर आपस में कई बैठकों को आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रिजनी द्वीप पर एक संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के गमर अब्दुल नासिर तथा घाना के क्याम नक्रुमा थे। वर्तमान इस संगठन में कुल 120 सदस्य देश शामिल है। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का संघ है जो शीत युद्ध के दौर में उत्पन्न हुए दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और इस संगठन में शामिल देशों को समाजवाद एवं उपनिवेशवाद, रंग भेद, नक्सलवाद, उपनिवेशवाद के अन्य उपकरणों जैसे आधिपत्य, वर्चस्व, हस्तक्षेप आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए यहाँ पर इसके अलावा ये देश आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण के लिए भी ऐसा चाहते थे कि वे इन गुटों से निरपेक्ष रहे। अगर कोई नव स्वतंत्र देश किसी गुट में शामिल होता था तो बहुत संभावना थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भी उसकी नीतियाँ उन्हीं सूत्रों से परिचालित होती, साथ ही वे देश विकसित देशों के साथ बराबरी के व्यवहार में भी नहीं आ पाते। देखिए नाम में शामिल देश एक दूसरे के सहयोग एवं समन्वय से अपने सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। यह टिप्पणी यह इसलिए भी जरूरी, देखिए यहाँ पर क्या यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक निरपेक्ष गुट के रूप में ये देश यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठा सकते थे और तृतीय विश्व की जरूरतों के अनुसार उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। देखिए अपने इन उद्देश्यों में नाम ने बहुत हद तक सफलता भी पाई। देखिए नाम ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और धारणीय विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। इसने यूएन की वर्तमान संरचना एवं शक्ति केंद्रीकरण की आलोचना करते हुए इसके संरचनात्मक सुधार के लिए सिफारिश की। इसके द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीति निर्वचन यहाँ देखिए क्या कि पारदर्शिता और नीति निर्णय में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना था। इसके अलावा देखिए आप यूएस की ईरान पर चढ़ाई को लेकर अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना भी की गई। इसने दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य संगठनों के साथ कई मोर्चों पर सहयोग भी किया। इसके अलावा बात चाहे निःशस्त्रीकरण की हो या मानवाधिकार की हो अथवा सांस्कृतिक विविधता की हो, नाम ने हर स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। लेकिन अब समझना यह भी है कि 1991 सोवियत संघ के विघटन से लेकर वर्तमान और एक वर्तमान दौर तक वैश्विक नीतियों में एक व्यापक परिवर्तन आया है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक रह गया है, चूँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य ध्यान रखिए कि मूल उद्देश्य दो महाशक्तियों के गुटों के निरपेक्ष रहकर विकास कार्यों पर ध्यान देना है।
विकास कार्यों पर ध्यान देना। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक स्तर पर शक्तियों आपको विभिन्न ध्रुव उभर रहे हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ रह जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आपका है कि संविधान देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही द्विध्रुवीय अवस्था का अंत हो गया और विश्व अमेरिका के पक्ष में एक ध्रुवीय होने लगा। आगे चीन था। भारत जैसे विकासशील देशों को उभार नेता वैश्वीकरण से अपेक्षित आशाओं के टूटने के कारण विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिस्पर्धा बदली तथा विदेश नीतियाँ बहुत हद तक आर्थिक नीतियों से निर्धारित होने लगी। रूस जैसा भारत का मित्र देश पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने लगा तो भारत ने भी अमेरिका की तरफ अपना झुकाव जाहिर किया। अमेरिका देखिए यहाँ पर क्या कि अमेरिका देखिए अमेरिका जैसे देश ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण पेरिस एग्रीमेंट तथा TPP से पैर वापस खींच लेने के लिए तो विश्व व्यवस्था में उपजे इस निर्यात को भरने के लिए चीन तथा भारत ने भी अपनी नीतियाँ बदली। भारत ने पारंपरिक लीग से हटकर इजराइल के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की तो जापान के साथ भी बड़ा निवेश समझौता किया। इस प्रकार देखें तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति या गुट नहीं रह गया जो वैश्विक नीतियों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। कुल मिलाकर विश्व का स्वरूप अब द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय ना होकर बहुध्रुवीय हो गया है। क्या बहुध्रुवीय हो गया है। देखिए अब सवाल यह है कि बहुध्रुवीय होते विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या प्रासंगिकता रह गई है। फिर देखिए यहाँ पर क्या रह गई है। एक मिनट आपको देखिए अब जब देखिए यहाँ पर क्या कि अब जब विश्व के समक्ष महाशक्तियों के टकराव से इतर देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक मिनट देखिए क्या कि एक मिनट आपके यहाँ पर था गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या प्रासंगिकता है। अब देखिए अब जब विश्व के समक्ष महाशक्तियों के टकराव से इतर कई अन्य प्रमुख मुद्दे उभरे हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या रह जाता है आज विश्व में जलवायु परिवर्तन वैश्विक आतंकवाद जैसी समस्या प्रमुखता से सामने आ रही है। ऐसे में एक समूह के रूप में गुटनिरपेक्ष महत्वहीन अवधारणा मालूम होती है। यहाँ पर देखिए जो खास बातें हम कर रहे थे क्या भारत के विदेश सचिव में रहे जगत सिंह मेहता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता पर बात करते हुए कहा कि हम नाम का उद्देश्य यह था कि हमें अपने देशों की सुरक्षा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग प्राप्त हो। देखिए विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त हो। ऐसे में जब आज का वर्तमान विश्व इस स्थिति में पहुंच ही चुका है। आज सभी राष्ट्रों का सहयोग मिल रहा है तो हमें क्यों ना इसे समाप्त कर देना चाहिए। आज जब दुनिया महान शक्तियों की प्रतिद्वंदिता से उभर चुका है आज जब दुनिया महान शक्तियों की प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठ चुकी है तो इस आंदोलन को अब भी समाप्त कर दिया जाना ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। देखिए अब देखिए अगर हम ठहर कर विचार करें देखिए यहाँ पे जो कहा गया अगर हम ठहर कर विचार करें तो क्या वाकई गुटनिरपेक्षता की सार्थकता समाप्त हो गई। क्या सच है विश्व की स्थितियाँ और उसकी अपेक्षाएं बदली है लेकिन नाम के उस अनुरूप अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं किया है। अगर वैश्विक व्यवस्था देखिए यहाँ पर अगर वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो नाम के उद्देश्य भी बेहतर हुए हैं। देखिए यह जो अल्प विकसित विकासशील देश तीसरे एक मिनट रुको यार। देखिए यहाँ पर क्या कि अपने देशों की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के विभिन्न देशों में सहयोग प्राप्त हो। एक मिनट ऐसे में
एक में यहाँ कहाँ थे, हाँ देखिए क्या, लेकिन क्या नाम से उस अनुरूप अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं किया गया? अगर वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो नाम के उद्देश्य भी और बेहतर होंगे। यह तो अल्पविकसित और विकासशील देश तीसरे विश्व की दुनिया, इसकी देखिए यहाँ पर क्या इसकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में मजबूती से रखने जरूरत आज विश्व, देखिए आज विश्व अधिकांश आज देखिए यहाँ पर 1 मिनट तो देखिए यहाँ पर इसकी, देखिए यहाँ पर क्या कि इसकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझने, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझने, 1 मिनट यहाँ पर कहाँ था, हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मजबूती, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से मजबूती, देखिए विकासशील तीसरे विश्व की दुनिया, इसकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मजबूती से रखने की जरूरत आज अधिक महत्वपूर्ण है। वैश्विक और देखिए महत्वपूर्ण है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन, देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन देशों की समस्याएं अक्सर दबी रह जाती है, जिन्हें प्रमुखता में लाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख ध्येय रहा है। कई गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि आज की विश्व समस्या में होने वाला प्रमुख परिवर्तन मुख्य रूप से उनके संघर्षों के परिणाम है। और देखिए और ये देश, यहाँ देखिए और ये देश, 1 मिनट यार, और ये देश इन परिवर्तनों के लिए, इन आंदोलनों के लिए ही इन आंदोलनों को ही श्रेय देते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए यार कहाँ पर थे, हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया, ये ना केवल कि यह ना केवल हमारे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, हमारे राजनीतिक रूप से, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। इसके अलावा आज विकसित देशों द्वारा गरीब और विकसित देशों का शोषण किया जाता है। ऐसे में देखिए, ऐसे में उनको आवाज़ उठाने, ऐसे में देखिए यहाँ पर क्या कि ऐसे में उनको आवाज़ उठाने, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यह ना केवल हमारे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज विकसित देशों का गरीब देखिए कहाँ पर अल्पविकसित देशों का शोषण किया जाता है। ऐसे में उनको आवाज़ उठाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा कायम रहेगी। देखिए साथ ही वैश्वीकरण के दौर में नाम ने अपनी भूमिकाएँ बदली है। अब नाम का मूल फोकस सदस्य देशों की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटना है, और ये विशेष रूप से इन समस्याओं के WTO तथा UN प्लेटफॉर्म उठाता रहता है। नाम से सहस्त्राब्दी, यहाँ पर क्या कि नाम से सहस्त्राब्दी विकास देखिए विकास तथा लक्ष्यों तथा धारणीय विकास लक्ष्यों को भी लेकर चलता है। अभी हम देखिए क्या कि यह मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के पक्ष में भी आवाज़ मजबूत करता है। इसके अलावा विदेश नीति का स्तर पर बात करें तो इसका मूल अलग से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सदस्य देशों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है, और यह ऐसा मामला है जो हमेशा अप्रासंगिक रहेगा। साथ ही यह बहुत ध्रुवीय विश्व के सिद्धांत जैसे समानता, स्वायत्तता तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ अग्रसर है। इसके अलावा नाम की सहायता सतत विकास के लिए नाम की सहायता सतत विकास के लिए तय किए गए SDG और MDG को प्राप्ति के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, नशीली पदार्थ सेवाओं की सफाई, नशीली पदार्थों की तस्करी तथा पर्यावरणीय ह्रास, मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय आदि दृष्टि से भी और अधिक प्रासंगिक हो गया है। देखिए अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भले ही आज द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था आज अथवा शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, किंतु फिर से आज की इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अल्पविकसित गरीब देशों की सुरक्षा के लिए लोगों के मानवाधिकार देखिए यहाँ पर क्या कि 1 मिनट यार, लोगों के अन्य देशों के विकास मानवाधिकारों की रक्षा करने अथवा अन्य देशों के विकास के लिए तय किए गए प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति इत्यादि की पुष्टि इत्यादि दृष्टि से आज देखना। देखिए यहाँ पर क्या कि 1 मिनट किए गए प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति इत्यादि दृष्टि से आज इसकी प्रासंगिकता घटती नहीं, बल्कि कई अर्थों बढ़ी है। यही कारण है कि अभी कुछ देश ऐसे हैं जो इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। देखिए चलते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या कि आपको इसमें जो कहा गया
पहले यहाँ इसमें सिर्फ 20 से 25 सदस्य ही थे, वहीं अब इसमें कुल 120 सदस्य तक हो गए हैं। केवल देखिए यहाँ पर क्या, केवल 1 घंटा 1 मिनट कहाँ पर है यार, देखिए केवल इस तर्क के आधार पर जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया वो था वह पूरा हो गया। इसके चयन को खारिज कर देना चाहिए था, देखिए यहाँ पर क्या ऐसे अभी हम देखें क्या कि इसके महत्व को खारिज कर देना सही नहीं है। मतलब इसके मतलब ये जो आपको है, ये नाम के महत्व को खारिज कर देना संभव नहीं है। फिर आप आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ संस्थाओं एवं समूह का उद्देश्य भी परिवर्तित होने लगा। देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो आपको कहा गया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ संस्थाएं एवं समूह के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं। अतः किसी ऐसी समस्या, देखिए यहाँ पर अतः किसी ऐसी संस्था अतः किसी ऐसी यहाँ पर अगर अतः किसी ऐसी संस्था का समापन जिसके एक मिनट समापन सिर्फ देखिए अतः किसी ऐसी संस्था का समापन सिर्फ उद्देश्य अथवा वैश्विक बदलाव के आधार पर कर दिया जाना तार्किक नहीं कहा जा सकता। आज इस वैश्विक संस्था में देखिए आज इस वैश्विक व्यवस्था में अपने सदस्य देशों के संरक्षण पुनरुद्धार तथा एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं के विश्व के व्यापक विचार विमर्श करने तथा इन समस्याओं से लड़ने के लिए समस्या निकालने के रूप में निष्कर्ष निकालने के लिए सत्य समाधान निकालने के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन हमेशा प्रासंगिक रहेगा। देखिए यहाँ पर ये आपको इसको छोड़ दिए, यहीं पर रखिए, नींद आ रही है।